हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कंप्यूटर सेगमेंट है, जो कि आईटी सेगमेंट है, उसमें काम करती है। किस तरीके से, जैसे आपने कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके लैपटॉप में कंप्यूटर्स में काम आते हैं। जैसे उसका एक पार्ट होता है रैम। उसके बाद में आप लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते होंगे मोबाइल्स के अंदर में, तो मोबाइल मेमोरी कार्ड बनाने का काम करती है। फ्लैश ड्राइव जो आप यूएसबी के जो फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं वो बनाती है। एसएसडी बनाती है जो कि आपकी लैपटॉप के अंदर में कंप्यूटर में डली हुई रहती है, जो कि सारा काम करती है, स्टोरेज रखती है आपके लैपटॉप के कंप्यूटर के लिए। और साथ में ही कंपनी मदरबोर्ड भी बनाती है, जो कि सर्वर्स, जो बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं उनके अंदर में जो मदरबोर्ड्स काम में आते हैं, या फिर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में मदरबोर्ड काम में आते हैं तो वो बनाती है। एंटरप्राइज एसएसडी, जो बड़े बड़े एसएसडीज होते हैं वो बनाती है। तो इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट्स के अंदर में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो ये सारे काम मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का जो नाम है वो है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। सो इस कंपनी की इस वीडियो के थ्रू हम लोग थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी वक्त लगा था इसके एनालिसिस के अंदर में, सॉरी जो रिसर्च करने के अंदर में। और हम बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो यहाँ पे 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जो इसका आईपीओ खुलने वाला है। 283 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया। 186 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें से 172 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 14 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो जो प्रमोटर लोग हैं, वर्थ ऑफ शेयर्स, इतने वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो बेच रहे हैं प्रमोटर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास में 95% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में कितनी 69% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो ठीक ठाक रह जाने वाली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ये पैसा क्यों उठाना चाह रही है। तो पहली चीज़ तो कंपनी बोल रही है कि हमारे भिवाड़ी राजस्थान के अंदर में जो जो मशीनरी है वहाँ पर और नई मशीनरीज लगानी है, हमें नया इंस्टॉलेशन करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, मतलब हमें अपने और एक्सपेंड करना है अपने आप को, क्योंकि माल बहुत बिक रहा है हमारा, इसलिए। दूसरा बोल रही है कि कंपनी इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके अंदर में इनको नया एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी लगाना है। एक तो इस कंपनी को खुद में लगाना है, एक इनकी सब्सिडरी है उसमें लगाना है। सो मेन दो काम कंपनी ने बताए हैं। उसके अलावा कंपनी बोली हमारा खर्चा भी बहुत बढ़ गया तो उसको भी पूरा करना है। सो ये बेसिक रीजंस कंपनी ने यहाँ पर अपने आईपीओ लेके आने के पीछे बताए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की, अगर इनडेप्थ एनालिसिस करने की अब कोशिश करते हैं यहाँ से आगे बढ़ते, तो मेरे को काफ़ी सारे इसके अंदर में झोल भी नज़र आते हैं कंपनी के अंदर में। और जो वैल्यू लगाई है उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो झोल जो मेरे को पर्टिकुलरली नज़र आए हैं उनके चलो लास्ट में बात करते हैं। अभी थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। जो बेसिक डिटेल्स हमें जाननी जरूरी है कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के जो मेन करता धर्ता है उनके नाम है अमृतलाल मानवाणी। ये मेन करता धर्ता है कंपनी के, इन्हीं के पास में इस कंपनी का पूरा कंट्रोल है आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में ही इन्हीं के पास में रहने वाला है। कोई केस वेस कुछ खास कंपनी के ऊपर में है नहीं। एक मटेरियल सिविल लिटिगेशन जरूर कंपनी के ऊपर में चल रहा है जिसमें कंपनी को 39 लाख रुपीज़ का नुकसान हो सकता है। साथ में अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी अच्छी खासी है। यहाँ पर 44 करोड़ रुपीज़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, बिकॉज कंपनी ने 32 करोड़ रुपए का जो है गारंटी दे रखी है, जो कि कॉर्पोरेट गारंटी जिसको हम बोलते हैं वो दे रखी है यहाँ पर, जो कि कंपनी को नुकसान हो सकता है किस्मत खराब हुई तो। बाकी और भी अदर कमिटमेंट्स दे रखे हैं जिनके बारे में हम फ्यूचर में बात करते हैं। साथ में अगर हम लोग कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो 2023 में ही खुली हुई कंपनी है, बट ध्यान रखिए काम 2023 से नहीं चल रहा, उससे पहले से चल रहा है। बिकॉज 2023 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुली, उसके बाद में एक ऑलरेडी जो पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है वो चल रही थी, जिसका नाम था मिस MS सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, जो कि अमृतलाल मानवाणी ही चला रहे थे। तो इन्होंने ही प्राइवेट लिमिटेड खोली और बाद में जो अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी उसको टेक ओवर कर लिया। तो काइंड ऑफ तरीका होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ये। बाद में प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका होता है। सो ये तरीके होते हैं कि आपका जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता है उसी को आप जब लोगों से पैसे उठाने के लिए जो कंपनी का तरीका चेंज करना पड़ता है, फॉर्म चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज आप पब्लिक से पैसे नहीं उठा सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं इनको फॉलो करना पड़ता है, राइट। इसी के साथ में अब कंपनी और हम देखते हैं कि इनकी एक सब्सिडरी जिसका नाम है सहस्त्र सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी पैसा लगाने वाली है। और उस कंपनी में जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी तो है इस कंपनी की, बट उसमें सिर्फ इस कंपनी का 54% शेयर होल्डिंग ही है। तो काइंड ऑफ देख रहे हो कि सिर्फ सब्सिडरी कंपनी है, बिकॉज 54% शेयर होल्डिंग है, क्योंकि 50% से ऊपर मालिकाना हक होते ही वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है।
बाकी पूरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर में, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी, उसमें पूरा कंट्रोल इस कंपनी का नहीं है। सो जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी है, नहीं, आधी ओन्ड है। उसी के अंदर में मेनली कंपनी जो है बहुत पैसा झोंक रही है। इसी के साथ में बात करते हैं कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आज के दिन में हैं, जिनको जो कंपनी प्रोडक्शन के अंदर में काम में लेती है, वेयर हाउस के तरीके से काम में लेती है, या फिर जो एक्सपेंशन जो आगे फ्यूचर में और मशीनरी लगाना चाहती है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर में, वो सारी लीज पर है, कंपनी द्वारा ओन्ड एक भी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। साथ में ही कंपनी के जो लोगोज हैं, सहस्त्र, ये सारे नाम्स जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं, जो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी ने करवा रखे हैं। जितने एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं आज के दिन 160 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। मैं इन सारी शीट्स जो आपको अभी बता रहा हूँ इनको बाद में डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपको एक नए पॉइंट्स के ऊपर में लेके जाना है इसके बाद में। तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मैं इन सारी शीट्स को हटा दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, बार बार ये शीट्स ना खुले। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे 83% जो रेवेन्यू, मतलब ज़्यादातर माल कंपनी का इंडिया में नहीं बिक रहा है, बाहर बिक रहा है इंडिया के। तो 83% जो रेवेन्यू वो कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट से आ रहा है। बाकी इंडिया से सिर्फ 16% का रेवेन्यू ही आ रहा है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी का जो मेनली जो कि हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि मेन जो कंपनी का काम है वो है पीसीसीबी बोर्ड बनाना, जो कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड टाइप का जो पीसीबी बोर्ड देखते हैं ग्रीन कलर का, वो पीसीबीए बोर्ड होता है, उसको कंपनी बनाती है। मेन प्रोडक्शन वहीं से आता है, मेन रेवेन्यू भी उसी से आता है कंपनी का। तो उसका कंपनी ने यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग कंपनी 55% जो है कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रही है। मतलब अच्छा खासा अभी भी पड़ा है कंपनी के पास में जगह, अभी एक्सपेंशन की ज़रूरत है नहीं कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे हैं 2022 के अंदर 30% था, फिर 42% हो गया, फिर 55% हो गया। बट अभी भी 3-4 साल आगे तक का जो है इनके पास में पड़ा है कि अभी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है इनके पास में कैपेसिटी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, पूरा का पूरा आधे पे चल रहा है अभी तक। ये इनकी फैसिलिटी की फ़ोटो है यहाँ पर। और साथ में अगर देखते हैं तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये जो पीसीसीबी बोर्ड होता है ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली। बाकी इस टाइप का ही जो और बोर्ड भी बनते हैं वो सभी को हम पीसीबीए बोर्ड ही बोलते हैं, पीसीसीबी नहीं, पीसीबीए बोर्ड। ये साथ में हम इनको काफ़ी सारी ये रैम होती है, इसको हम लोग यूजुअली जो कंप्यूटर लैपटॉप में हम लोग देखते हैं। ये एसएसडी होती है जो कि लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में यूज होती है। ये मदरबोर्ड्स के फॉर्म्स हैं कुछ। कंपनी का जो जैसे हमने बताया कि टोटल जो रेवेन्यू आ रहा है उसका मेनली जो पैसा आ रहा है वो पीसीबीए बोर्ड से ही आ रहा है, लेकिन 90% के आसपास में सिर्फ 10% के आसपास जो पैसा है वो एसएसडी या फिर यूएसबीए से आ रहा है। मतलब यूएसबी जो ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड जो हम लोग बेचती है ये कंपनी अपने नाम से, उनसे आ रहा है। तो यहाँ से सिर्फ 10% ही वहाँ से आ रहा है, बाकी सारा का सारा पैसा पीसीबीए बोर्ड बेचने से ही आ रहा है। साथ में अगर हम लोग देख लेते हैं कि ओके तो अब हमें थोड़ा सा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम इन सारी शीट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, आपने को बहुत अच्छे से समझ में आ रखा है मेनली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, राइट, क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हम सब लोग दे चुके हैं। अब इसी के साथ में हम थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर में नज़र डालते हैं इसी। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देखने को और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि दो आपको बैलेंस शीट देखने को मिलेंगी। एक 2023 तक की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी जब ये एक पार्टनरशिप फर्म थी, और बाद में एक बैलेंस शीट देखने को मिलेगी जो कि 24 की देखने को मिलेगी जब ये प्राइवेट लिमिटेड या फिर सॉरी लिमिटेड कंपनी बन गई उसके बाद की। तो यहाँ पर ये वाली जो पर्टिकुलर शीट आपको देखने को मिल रही है ये आपको मिल रही है पार्टनरशिप फर्म वाली, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2023 तक का ही डेटा है, ठीक है, ये 21 जनवरी 23 तक का ही डेटा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ 51 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी में लगे हुए थे जब पार्टनरशिप फर्म थी, ओनली 51 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं ये जो डेटा है, ये वाली जो शीट है, इसके अंदर में ये कंपनी लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। इसमें कंपनी ने बोल रही है कि 2024 में जो पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 108 करोड़ रुपए। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म से जब लिमिटेड कंपनी में जब कंपनी कन्वर्ट हो गई तो उसमें और पैसा डाला गया लोन लेकर के, या फिर कंपनी जो उस साल में इनकम की है 2023-2024 के अंदर में जो इनकम जनरेट की है, नेट प्रॉफिट जनरेट किया बिजनेस कर करके, वो पैसा भी उसमें ऐड हुआ है बिजनेस के अंदर में। तो पूरी जो बिजनेस की साइज हो गई वो 108 करोड़ रुपए हो गई। कितने करोड़ रुपए से 51 करोड़ रुपए, मतलब एक साल में डबल हो गई। और उससे पहले 2022 की अगर बात करते हैं तो 2022 में जो कंपनी के अंदर पैसा लगा था 21 करोड़ रुपए लगा हुआ था, जो कि 2023 में 51 करोड़ हो गया। तो वहाँ पे भी अच्छा खासा इंक्रीज आया था बिकॉज कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया था। अब इसी के साथ में अगर हम लोग और चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो
तो अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, 108 करोड़ रुपया। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से आया हुआ है पैसा, तो इसमें जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कितना कहाँ से आया हुआ है, तो वो 60 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स का पैसा है। मतलब इन्वेस्टर्स ने 60 करोड़ रुपए लगाए हुए 101 करोड़ में से। बाकी जो 40 करोड़ रुपए हैं, सॉरी जो 50 करोड़ रुपए हैं, वो इन जो उधारी का जो पैसा होता है वो वाला यहाँ पर लगा हुआ है कंपनी के अंदर। ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो है 13 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जो कि कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप वगैरह जो भी कर रखा है पूरा, उसके अंदर में 13 करोड़ रुपए का लगे हुए हैं। साथ में ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, जो कि कितना कर रखा है, 9 करोड़ रुपए का कर रखा है। सो इनको देखते हैं, 9 करोड़ रुपए इन्होंने इसी के साथ में अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो 26 करोड़ रुपए की हो रखे हैं आज के दिन। कैश इक्विवेलेंट 17 करोड़ का पड़ा है, इन्वेंट्री 21 करोड़ की पड़ी है, और शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस हैं वो हैं 13 करोड़ के। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे समझने हैं। एक तो है कि ये नॉन करंट एसेट्स जो कि इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ पर कर रखे हैं, 9 करोड़ रुपए। दूसरा जो है वो शॉर्ट टर्म लोन कहाँ दे रखा है, तो ये जो जे जो ऑप्शन है और पी जो ऑप्शन है एनेक्स्चर, ये दो हमें सर्च करने हैं। तो जे और पी के ऊपर में चलते हैं हम लोग सीधा, एनेक्स्चर जे और पी, जे एंड पी, ये आ गया जे। तो यहाँ पर जो करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, एक तो अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड इनकी जो सब्सिडरी है जिसमें 54% इनकी शेयर होल्डिंग है, उसमें इन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, मतलब ठीक है नए नए शेयर्स खरीदे हैं। तो मेन इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपनी सब्सिडरी में ही कर रखा है। दूसरा, बाकी जो पैसे कहाँ हैं, जो कि जो पी हमें मिलेगा ये वाला, तो ये कंपनी ने एडवांस दे रखा है अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो कंपनी ने कुछ लोन दे रखा है, एडवांस ऑलरेडी पे कर रखा है। किसको पे कर रखा है, मोस्ट प्रोबेबली जो आई थिंक ये जो लोन दे रखा है कंपनी ने अपनी जो सब्सिडरी है अगेन सहस्रा, उसको लोन दे रखा है पैसा। तो मेनली जो कंपनी ने एडवांस और लोन पेमेंट है वो अपनी सब्सिडरी के अंदर में कर रखा है। इसी के साथ में अगर हम लोग और चीज़ों की बात करते हैं, अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं अब स्टार्ट होंगे। कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट होते हैं, पहली चीज़ तो कंपनी ने इस साल अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं तो कंपनी ने क्या दिया है, डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड कहाँ से पे किया है, यहाँ पर देखिए ये रहा डिविडेंड पेड, कितने करोड़ रुपए का, 11.5 करोड़ रुपए का कंपनी ने डिविडेंड पे किया। ठीक है, अब कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इस साल कंपनी ने 32 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया है। 2023 से 24 के बीच में 32 करोड़ रुपया कमाया है, जिसमें से कंपनी बोल रही है 11 करोड़ रुपए हमने डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, समझ में भी आता है। बट पॉइंट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी ने इस साल डिविडेंड पे किया कहाँ से, क्योंकि 94 लाख रुपए तो कंपनी ने कैश फ्लो से जनरेट किया। दैट मीन्स कि आपने बिजनेस तो किया, प्रॉफिट भी दिखाया, सब कुछ किया, बट द पॉइंट इज कि सिर्फ आपका जो कैश आया है आपके पास में पूरा बिजनेस करने के बाद में, क्योंकि डिविडेंड आप पे करोगे तो आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा, ऐसे तो डिविडेंड तो हवा में तो चलेगा नहीं, राइट। कैश में पे करोगे तो कैश तो आपके पास में आया नहीं, आपके पास में कैश तो सिर्फ 94 लाख रुपए आए हैं। दैट टू बाकी जो कैश है ये 94 लाख भी माइनस में है। क्यों है, क्योंकि आपने ट्रेड्स पेएबल जो कि आपने उधारी किसी और से ले रखी है, माल उधारी में उठा रखा है, वो माल का आपने पेमेंट नहीं किया और आपने अपने पास में कैश रखा है, तब जाके आपके पास में 94 लाख रुपए का कैश है, राइट। एक्चुअली अगर इसका पेमेंट कर दोगे तो आपके पास में कैश तो माइनस में पड़ा हुआ है, आपको तो लोन लेना पड़ रहा है। तो एक्चुअली आपने जब आपके पास में कैश आया ही नहीं उसके बावजूद में आपने डिविडेंड अगर पे किया है तो दैट मीन्स कि आपने वो डिविडेंड लोन लेकर के पे किया है। तो अब कौन सा बिजनेस है जो कि लोन लेकर के डिविडेंड पे करता है, मेरे को तो आज को समझ में नहीं आया। कोई बिजनेस ऐसा सोच के देखो जो लोन लेकर के डिविडेंड पे करता हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज कैश जनरेट तो यहाँ पे हुआ नहीं। दूसरी चीज़, इसी के साथ मैं एक चीज़ और चर्चा करता हूँ। ये कंपनी अगर हम लोग इनिशियल लेवल के ऊपर में चेक करते हैं आज के दिन, तो यहाँ पर पूरी जो वैल्यू लगाई जा रही है 721 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई जा रही है पूरी कंपनी की, ध्यान रखना। और जो पैसा उठा रही है दैट इज़ 186 करोड़ रुपीज़। इतनी बड़ी जो कंपनी होती है वो फुल फ्लेज आईपीओ लेके आ सकती थी, बहुत आसानी से लेके आ सकती थी, ठीक है। क्यों नहीं लेके आई, एसएमई सेगमेंट में आईपीओ क्यों लेके आई, बिकॉज जब फुल फ्लेज आईपीओ लेके आती तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता, वहाँ पे पूरे अप्रूवल्स लेने पड़ते, वहाँ पे फाइलें जमा करनी पड़ती, जब अप्रूवल आता उसके बाद में आईपीओ लेके आ सकती थी। बट यही जो बैक रूट होता है जो कि एसएमई सेगमेंट के अंदर में, जहाँ पे सेबी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, बस एक्सचेंज का अप्रूवल चल जाता है। एक्सचेंज आजकल कितना धीरे काम कर रहा है, क्योंकि कई जो एसएमई कंपनी के जो आईपीओज हैं उनके अंदर में
आईपीओ जारी हो चुका है, पैसे लग चुके हैं, लोगों के पैसे अटक चुके, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर में पैसे जो हैं ब्लॉक हो चुके हैं, उसके बाद में जो एक्सचेंज है वो जागता है कि हमारी कुछ क्वेरीज और हैं वो पूरी करो, उसके बाद में आपका आईपीओ आगे बढ़ेगा। अरे तो आप अप्रूवल देने से पहले कहाँ सो रहे थे क्या? तो इन चीज़ों से कंपनियां जो है बचने के लिए एक्सचेंज का रूट अपनाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ग्रे एरिया अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ के जो लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं वो कुछ कम मतलब पढ़े लिखे हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बट द पॉइंट इज़ कि सेबी जिस तरह की जांच करती है उस तरह की जो लेवल की जांच है वो एक्सचेंज वाले नहीं कर पाते। पॉइंट बस इतना सा है, जिसकी वजह से कंपनी जो आईपीओ रूट लेके आ रही वो एसएमई सेगमेंट में लग, जबकि इतनी बड़ी आईपीओ इतना पैसा उठाने वाली सेबी वाले रूट से जा सकती थी, आराम से जा सकती थी, बट नहीं लेके आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ग्रे एरिया मुझे इस कंपनी के अंदर में नजर आता है। पहला तो ग्रे एरिया यहीं पे नजर आ गया। दूसरा ग्रे एरिया नजर आता है वो कि अगर आप इसके कंपनी के बैलेंस शीट आरएचपी को अगर चेक करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जिसको अगर हम लोग चेक करते हैं, तो इन्हीं की एक ग्रुप कंपनी है 56 करोड़ रुपए, जितना इस साल कितना का माल बिका है, 1 करोड़ रुपए के आसपास में माल बिका है। अगर हम इस डेटा को चेक करते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमें, इस साल माल बिका है 101 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस पे से जो मेनली माल बिका है वो इन्हीं की ग्रुप कंपनी ने खरीदा जो कि यूएस में बैठी हुई है, क्योंकि इनका 80-90% के आसपास में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, जिनमें से इनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। यूएस में इनकी एक कंपनी है जिस ग्रुप कंपनी है ऑप्टिमम, वहीं से इनका रेवेन्यू आ रहा है। जबकि ये नहीं है कि अगर ऐसा होता कि इनका ऑलरेडी उस कंपनी के साथ में बहुत सारा या फिर नई कंपनी खुली है वो तो इसी साल तो जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज जिस कंपनी से रेवेन्यू आया ऑप्टिमा टेक्नोलॉजी एसोसिएट्स, ये कंपनी 1996 की खुली हुई है, राइट, 1996 की खुली हुई, दैट टू 2023 के अंदर इसी का जो रेवेन्यू है यहाँ से इसी कंपनी से ग्रुप कंपनी से सिर्फ 8 करोड़ का रेवेन्यू आया था। जबकि इस साल जब 101 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया, डबल हो गया है पिछले साल के मुकाबले, तब यहाँ से ग्रुप कंपनी से 56 करोड़ का रेवेन्यू आ गया यूएस वाली से। तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये नकली है या असली है? बिकॉज ग्रुप कंपनी से आ रहा है। दूसरी जो इनकी ग्रुप कंपनी है उनसे भी इनका मैक्सिमम अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, 56 करोड़ इससे, फिर 4 करोड़ इससे, 3.5 करोड़ इससे, 1.5 करोड़ इससे। हाउ वुड यू नो कि दिस इज द रियल डेटा और द मैनिपुलेटेड डेटा? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी का जो रॉ मटेरियल खरीद रही है कंपनी मोस्टली जो है वो 38 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जो है वो इंपोर्ट किया गया रॉ मटेरियल, जिसको मैन्युफैक्चर करना है फिर वापस भेजना है। 38 करोड़ रुपीज़ का इंपोर्ट किया गया। 16 करोड़ रुपए का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ही खरीदा गया है, डोमेस्टिक, ठीक है, इंडिजिनस रॉ मटेरियल है। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो रॉ मटेरियल भी खरीदा गया है वो कहाँ से खरीदा गया है। तो यहाँ पर मेनली जो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और ताइवान। पहला नाम है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहीं पर माल बिक रहा है, वहीं से ग्रुप कंपनी से, और वहीं पे वहीं से माल प्रोक्योर हो रहा है। तो कहीं वहीं का वहीं तो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दिखाया गया वो ट्रांजेक्शन की हाँ भाई इधर आके उधर से दिखाया गया, कहीं एक्चुअली जो प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन हुआ है वो वहीं का वहीं हुआ है। चाइना से भी माल आया है, ताइवान से भी आया है, बिकॉज कंपनी से जिस सेगमेंट में काम करे इन दोनों ही जो जगह हैं इन दोनों से खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज सबसे सस्ता वहीं पे माल बिकता है। नेक्स्ट अगर ये जो ग्रे एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक तो जो कैश फ्लो की वजह से इन्होंने अपने आप को डिविडेंड दिया है वो लोन लेके, दूसरा सेल जो आ रही है वो मोस्टली इनकी ग्रुप कंपनी से आ रही है जो कि पहले नहीं आ रही थी, इस साल आई है, तीसरा कंपनी का नेट प्रॉफिट्स इतना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि कैश फ्लो में जीरो बैठी हुई है, माइनस में बैठी जा रही है, कैश फ्लो तो आ ही नहीं रहा, पैसा हाथ में आ नहीं रहा है। तो ये बहुत सारे ग्रे एरियाज कंपनी के हैं जिनसे ये सवाल पड़ा होता है। और दूसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कंपनी जिस रूट से आईपीओ लेके आ रही है, जो सेबी रूट से लेके आ सकती थी, जो कि एक्सचेंज वाले रूट से लेके आ रही है एसएमई सेगमेंट, बिकॉज मोस्टली लोग आजकल एसएमई के अंदर में देख ही नहीं रहे कंपनी क्या कर रही है, बस पैसा ठोक रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रूट कंपनी को नज़र आया पैसे उठाने के पीछे। तो ये बहुत सारे जो और भी काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के अंदर में, बहुत सारे ग्रे एरियाज पॉइंट्स इस कंपनी के अंदर में है, जिसकी वजह से मुझे इस पर्टिकुलरली आज इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। लॉन्ग टर्म के अंदर हिसाब से देखेंगे, अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखेंगे और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, रीजंस मैंने आपके सामने थोड़े से ग्रे एरियाज बता दिए जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब ये डाउट्स जो हैं आने वाले जो डेटाज होंगे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स जो होंगी उनको फिर से रीड करेंगे। अगर ये जो ग्रे एरियाज हैं ये फुलफिल होते हैं, बदलते हैं या फिर इनमें सुधार होते हुए दिखते हैं, तो फिर हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में। बाकी जिस सेगमेंट में कंपनी काम करे वो बहुत लुक्रेटिव है,
ठीक है, जिस सेगमेंट में काम करें बहुत लुक्रेटिव सेगमेंट है। तीसरा, कंपनी मेनली क्या बोले, पार्टनरशिप फर्म जो चल रही थी वो काफ़ी पुराने टाइम से चल रही थी, तो यूएसबी मेमोरी कार्ड बहुत टाइम से चल रहे होंगे कंपनी के। बट अगर हम लोग अमेजोन के ऊपर में चेक करते हैं, ई कॉमर्स सेल से कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू जो आ रहा है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है, ऑफ कोर्स ही बात है। बट इंडिया में भी कुछ ना कुछ तो बेच ही रही होगी, तो कुछ ना कुछ बेच रही है, तो यहाँ पर जो मोस्टली जो कंपनी की जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनका कुछ ज़्यादा खास सेल यहाँ पर होता हुआ दिख नहीं रहा। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे, ये कंपनी का फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव को अगर हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं तो दिसंबर 2023 के अंदर में ही इसको फर्स्ट टाइम बेचना स्टार्ट किया गया था। क्या उससे पहले पार्टनरशिप फर्म थी नहीं, वो पहले प्रोडक्ट बनाती नहीं थी, या फिर अभी नया सेगमेंट में स्टार्ट किया है। तो काफ़ी सारे ग्रे एरियाज हैं। आपको बाकी आप क्या करना है, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं। मैं थोड़ा सा काफ़ी इसमें जो ना सवाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं, बट ग्रे एरियाज की वजह से अगर सब कुछ सही रहता तो उसके बाद में हम कंपैरिजन की तरफ में बढ़ते हैं, बट यहाँ पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। सो आई वुड नॉट गो फॉरवर्ड विद द कंपेरिजिंग विद द अदर कंपनी जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इसी सेगमेंट में काम कर रही है। राइट, दैट्स ऑल। आप कोई भी डिसीजन लें और रिसर्च करके फिर ही डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, बिकॉज दिस वॉज जस्ट लिमिटेड रिव्यू।